दोस्तों नमस्कार। रोजगार में तस्कन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सीटेट के आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और इसकी परीक्षाएं दिसंबर जनवरी माह में प्रस्तावित हैं। आप भी अपनी तैयारी को लेकर सजग एवं संवेदनशील अवश्य होंगे। दोस्तों, परीक्षा को पास करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने आपके लिए 120 प्लस का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि आप 120 प्लस अंक जरूर अर्जित करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर ढंग से पार्टिसिपेट कर सकें। आपके 120 प्लस अंक को के नज़दीक पहुंचाने के लिए आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, वंशानुक्रम क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं और कैसे हम इससे अपने पूर्व की पीढ़ियों या उससे प्रदत्त जो भी हमारे गुण अवगुण हैं, दोष हैं, कैसे हमको प्राप्त हुए, इस सारे विषय के बारे में इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या है, आइए शुरू करते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमको वंशानुक्रम समझना है कि वंशानुक्रम को कैसे समझा जा सकता है। तो आप देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वंश धन अनुक्रम, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर। अनुक्रम मतलब आगे की ओर। आपने गणित में पढ़ा होगा अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। तो आप इसी तरह से अनुक्रम यानी अनुवर्ती मतलब आगे की ओर, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। तो यहाँ पर अनुक्रम आया हुआ है, यानी आप आगे की ओर बात करेंगे। आगे की यहाँ पे वंश है तो हम पीढ़ी कह देते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश की ओर, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर प्रस्तावित हो स्थानांतरित होने वाली जो भी गुण होते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। दोस्तों, वंशानुक्रम के संदर्भ में सबसे पहले ग्रीक देश के दार्शनिक अरस्तु एवं पाइथागोरस ने बताया था। अरस्तु एवं पाइथागोरस ने वंशानुक्रम के बारे में, उनकी विशेषताओं एवं भिन्नताओं के बारे में सबसे पहले चर्चा किया था, सबसे पहले आभास कराया था। बाद में 1865 में यूरोप देश के ब्रून नामक शहर के निवासी, ब्रून नामक शहर में पादरी, प्रमुख पादरी ब्रून नामक शहर कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मिल्टन ने इस संदर्भ में जंग सिद्धांत दिया हुआ था और उन्होंने उद्यान मंडल पर अपनी प्रारंभिक रिसर्च की खोज किया हुआ था। दोस्तों, उद्यान मंडल हमने बताया, उद्यान मंडल पर ग्रेगर जॉन मिल्टन ने रिसर्च किया था और आनुवंशिकी के संदर्भ में, वंशानुक्रम के संदर्भ में अपने सिद्धांत दिए थे, जिसे हम जन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उद्यान मंडल का जो वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटावियम। उद्यान मंडल का वैज्ञानिक नाम हमें जानना चाहिए, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटावियम। दोस्तों, इसके बाद आनुवंशिक सिद्धांत के संदर्भ में 1866 में, आनुवंशिक सिद्धांत के संदर्भ में 1866 में ग्रेगर जॉन मिल्टन ने अपनी पुस्तक प्रोसीडिंग एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी
सोसाइटी ऑफ बर्न में जन्म सिद्धांत से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हुए थे। तो यह पुस्तक 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न नामक पुस्तक में छपी, और जिसका उस समय 1866 में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और इनके सिद्धांत को नकार दिया गया, या फिर ये कहिए दब गई। इस पर किसी का कोई विचार, इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। बाद में 34 वर्षों बाद यानी करीब 1900 ईस्वी में कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और वॉन डी व्रीज ने ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इनके सिद्धांत को, ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत सिद्धांत को मान्यता दी और नियम का जनक माना। बाद में पूरे विश्व ने ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी या वंशानुगत नियम का जनक माना। प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। आगे हम जानते हैं आनुवंशिकता से क्या तात्पर्य है। तो अभी आपको हमने पूरी बात बताई है, पूरी बात को समझने का प्रयास किया कि वंशानुक्रम के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो बच्चों में गुण जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक वही आनुवंशिकता से भी वही तात्पर्य है, यानी आनुवंशिकता और वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक है। दोस्तों आगे देखते हैं वातावरण से तात्पर्य। वातावरण क्या है? तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण शब्द, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, अर्थात चारों ओर से ढका हुआ जो वातावरण है वही पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा पर्यावरण या वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यानी व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरण और आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। व्यक्ति को वंशानुक्रम के द्वारा जो प्राप्त हुआ है और उसका किस वातावरण में, किस पर्यावरण में उस बालक का विकास हो रहा है, यह उस पर निर्भर करता है। यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो जन्म लेता है वो किसी डॉक्टर का बेटा है और अभी जो रह रहा है डॉक्टर का बेटा है और जन्म से वो डॉक्टर का बेटा है, लेकिन जो उसको वातावरण मिला हुआ है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, अगर वहां पर प्रशासनिक सेवाओं के लोग रहते हैं या बिजनेस से संबंधित लोग रहते हैं, या फिर उसका वातावरण चोर डाकू के संगत वाला है, चोर डाकू रहते हैं, तो निश्चित रूप से जिसका इफेक्ट, जिसका प्रभाव ज्यादा होगा, उसी तरह से बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होगा। अगर प्रशासनिक सेवाओं के व्यक्ति उस संदर्भ में ज्यादा है तो बालक की इच्छा, बालक का विकास प्रशासनिक सेवाओं की उन्मुख होते हुए होगा। यानी कि बच्चा अपना भविष्य प्रशासनिक सेवाओं में देखेगा। और अगर वही बालक बिजनेसमैन की श्रेणी में रह रहा है, बिजनेसमैन ज्यादा है उस वातावरण में, उस पर्यावरण में, तो उसका मूड, उसका विकास या उसका लक्ष्य बिजनेस की ओर ज्यादा प्रभावित होगा, बिजनेस की ओर ज्यादा जाने को करेगा। और लेकिन एक चीज और है,
अच्छी बातें तो बहुत जल्दी समझ में आती हैं, अच्छी बातें बच्चों के मस्तिष्क पे बहुत देर से समझ में आती हैं और बुरी आदतें ज़्यादा जल्दी प्रभाव डालती हैं। अगर वही बालक चोर डाकुओं के संदर्भ में है, उसके आसपास के जो बच्चे हैं, चोरों के बच्चे हैं, डाकुओं के बच्चे हैं और चोरी और डाका डालना उनका पेशा है, तो बच्चा निश्चित रूप से चोर और डाकू की तरफ ज़्यादा प्रभावित होगा और उनके जैसा बनने का प्रयास करेगा। इसलिए दोस्तों ये बताया गया है कि व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे और आपको समझ में आया होगा कि आनुवंशिकता और वातावरण पर किस तरह से एक बालक का विकास निर्भर करता है। दोस्तों, आनुवंशिकता से व्यवहार के रचनातंत्र का निर्धारण होता है तथा वातावरण उस रचनातंत्र की चारदीवारी के अंतर्गत व्यवहार की एक निश्चित दिशा में विकसित करता है। यानी बालक के विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि आनुवंशिकता के द्वारा बालक को अपने माता पिता का गुण तो शारीरिक और मानसिक गुण तो मिल रहा है, लेकिन अगर वही बालक वातावरण बेहतर नहीं पाया, वातावरण गलत संगत का पा गया है, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होगा। यानी उसका जो विकास क्रम है, उसकी जो सोच है, उसी तरह से डेवलप होगी। आप विचार करिए, आप स्वयं में हैं, अकेले हैं, एकांत में हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी आपके आसपास कुछ गीत संगीत के कार्यक्रम चल रहे हो या फिर कोई ऐसा उत्सव हो रहा हो कि आप उसमें पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं लेकिन मन से नहीं शामिल हो पा रहे हैं, फिर भी आपका मन, आपकी इच्छा वहां पे जाने की, उसमें शामिल होने की अवश्य रहती है। तो दोस्तों, समस्या यही है, जैसे बालक का विकास एक आनुवंशिकता के द्वारा एक वातावरण के अंतर्गत होता है, आनुवंशिक और वातावरण दोनों के अंतर्गत होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी ध्यान, हमारे वातावरण, हमारा भी मंतव्य, हमारा भी गंतव्य हमारे वातावरण पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, इस संदर्भ में वाटसन का मत है वाटसन के शब्दों में वाटसन ने कहा था कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर, या यहाँ पे देखिए, वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निश्चित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं। प्यारे दोस्तों, वाटसन के सरल शब्दों का समझा जाए, वाटसन यहाँ पे अपने सिद्धांत में कह रहे हैं, अपने कथन में कह रहे हैं कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निश्चित होता है। उसके वातावरण का आधार क्या है, किस वातावरण में वह बीज पल रहा है, किस वातावरण में उस बीज का विकास हो रहा है, यही उसके विकास का स्तर निश्चित करेगा। यानी कि अगर उसका वातावरण बेहतर है, उसको पर्याप्त रोशनी, सूर्य की रोशनी मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पर्याप्त रूप से उसको जल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो उसका विकास निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन अगर वही बीज किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जाए, ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहां पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, उसको जल, जमीन से नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो उसका विकास निश्चित रूप से बाधित होगा, कम होगा। यानी विकास का स्तर भी वातावरण पर निर्भर है और यह निश्चित करता है कि हमारा विकास कहां तक हो सकता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है।
यानी वातावरण और आनुवंशिकी यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनका विकास एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। एक के अभाव में बीज कुपोषित हो जाएगा, यानी उसका विकास रुक जाएगा। अच्छे पोषण से अच्छे फल मिलेंगे और जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के फल प्राप्त होंगे। आप विचार करें, अभी खरीफ की फसल बोई गई है और कट रही है। जहां पे अच्छा पोषण होगा पौधों का, धान का जहां पे अच्छा पोषण हुआ है वहां पे पौधे ज्यादा विकसित होंगे, ज्यादा अच्छे से उनमें अनाज उत्पन्न होगा। और जबकि जहां पर पर्याप्त मात्रा में उनको जमीन से नमी नहीं मिली होगी या सूर्य का प्रकाश नहीं मिला होगा, पानी समय से नहीं मिला होगा, जल समय से नहीं मिला होगा, उनका विकास कम होगा। तो दोस्तों, आपने यह समझा कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर हैं। हमने आपको इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक ही बात को कई बार कहा है, ताकि वो आपके कानों में स्ट्रेस करे, आपके कानों में प्रभाव छोड़े कि एक ही बात को हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि वंशानुक्रम, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं और बिना एक दूसरे के बेहतर रूप से होने पर उनका समुचित विकास नहीं हो सकता है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे वंशानुक्रम के नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, इसका एक शॉर्ट ले लें, आगे बताते हैं। दोस्तों, आगे देखें। वीएन झा ने बताया था वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, यानी जो आपको जन्म से मिल रहे हैं वो सारे गुण आपके वंशानुक्रम का नियम है और इनके गुणों का योगफल है। प्यारे दोस्तों, वंशानुक्रम के कुछ सामान्य नियम हैं। पहला है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, दूसरा है समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चौथा है चयनित गुणों का सिद्धांत, पांचवा है मातृ यानी माता और पिता के द्वारा जो आपको गुण ट्रांसफर हो रहे हैं उसका नियम, और लास्ट है संयोग का नियम। प्यारे दोस्तों, इन सारे गुणों पे हम कल क्लास में चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, आज का लेक्चर आपको जरा सा भी प्रभावित किया है, तो आप अपने दोस्तों में, पढ़ने वाले छात्रों में शेयर कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। दोस्तों, जल्द ही हम आपको इसके संदर्भ में सीटेट के पूरे पाठ्यक्रम को लेकर और सारे सब्जेक्ट को लेकर एक टाइम टेबल आपको देंगे कि कैसे कैसे आपको वीडियो मिलेगी। तो आप इसके संदर्भ में आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आपको नियमित डेली 3 से 4 वीडियोस इसके जरूर मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और इसके लिए आप नोटबुक, कॉपी और पेन अवश्य रख लें और नोट्स जरूर बनाते रहें। लास्ट में भी नोट्स ही आपके लिए रामबाण साबित होंगे। धन्यवाद।